तो बच्चों, अगर मैं आपको 100 रुपए दूं तो इस 100 रुपए का आप क्या करोगे? काफी सारे बच्चे इससे चॉकलेट खरीद लेंगे और काफी सारे बच्चे इससे मोबाइल रिचार्ज करेंगे या गेम रिचार्ज करेंगे। बट एक एंटरप्रेन्योर इस 100 रुपए से 1000 रुपए बना लेगा। बट सवाल ये है कि मैम कैसे? तो बच्चों, आज उसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए पढ़ना होगा एंटरप्रेन्योर स्किल, दैट इज यूनिट नंबर 4 ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। सो लेट्स बिगिन। चलो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर स्किल्स को। सबसे पहले ध्यान दें बच्चों कि बिजनेस हमारे पास क्या होता है। बिजनेस मेरे पास एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पर हमारे पास गुड्स और साथ ही साथ सर्विसेज का एक रेगुलर प्रोडक्शन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से हमारी नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है और इन रिटर्न टू आवर नीड्स हम यहाँ पर कुछ अमाउंट यहाँ पर पे करते हैं। बट तुम लोगों ने बच्चों कभी ये सोचा है कि बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो हमारी नीड्स होती है वो सेटिस्फाइड ही नहीं होती है, और हमें जो गुड्स और सर्विसेज चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए, वो हमारे पास सोसाइटी में अवेलेबल नहीं होता। तो हमारे पास ये जो गैप होती है, इसी गैप को अपॉर्चुनिटी समझकर बहुत सारे पीपल्स उस पर्टिकुलर चीज को फुलफिल करने का रिस्क लेते हैं। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन्वेंट करते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, और इसी को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर चीज पर बात करते हैं, आज से पहले आपने ब्लिंकिट, जोमेटो ये कभी सोचा था? पर नहीं, जिसने सोचा था उसने पर्टिकुलरली रिस्क लिया। उसने सोचा कि डोर टू डोर ये सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए, और आज हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन पर्टिकुलर सर्विसेज पर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर हमारे पास कौन होता है। अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास, अगर देख सकते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है और न्यू आइडियाज और इनोवेशंस पर काम करता है और अपने न्यू प्रोडक्ट्स को बनाता है। पर मैम, क्या सारे सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स वो एंटरप्रेन्योर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो मैम फिर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर हमारे पास कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, न्यू आइडियाज पर काम करता है। इसका जवाब आपको आगे कुछ मिनटों में मिल जाएगा। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपकी बुक के अकॉर्डिंग सेशन नंबर 1 पर चलते हैं कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। बच्चा, ये एक प्रोसेस होती है जहां पर हम अपना एक बिजनेस प्लान बना रहे हैं, हम लॉन्च कर रहे हैं, हम एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम ऐसे पर्टिकुलर चीजों पर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिससे कि हमारे सोसाइटी की नीड्स, कस्टमर्स की नीड्स सेटिस्फाइड हो, और साथ ही साथ इन रिटर्न टू हमारे एक पास प्रॉफिट जनरेट हो। अब हमारे पास प्रॉफिट जनरेट भी हो गया। अब बात करते हैं मैम, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्राइज? एंटरप्राइज हमारे पास क्या होता है? बच्चा, एंटरप्राइज हमारे पास ये एक बोल्ड प्रोजेक्ट है जहां पर हमारी नीड्स सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, हमारी जो भी पर्टिकुलर सोसाइटी की नीड्स है वो फुलफिल हो जाती है, जहां पर जिसके ऊपर किसी ने अभी तक बात नहीं की थी। जैसे मैंने अभी ब्लिंकिट और ज़ेप्टो का एग्जांपल लिया, किसी ने ये सोचा था? नहीं सोचा था। आज से बहुत साल पहले की बात करते हैं, जिसने जोमेटो लॉन्च किया होगा, किसी ने सोचा होगा ना यार घर बैठे अगर कोई खाना ऑर्डर करना चाहे तो। ओला उबर जो होते हैं हमारे पास, उसने सोचा होगा कि कोई एक ऐसा ऑटो कि जो मैं फोन पे बुक करना चाहूँ तो ये सारे हमारे पास, ये इनको हम एंटरप्राइज कहते हैं। एक ऐसा आइडिया जिसने अभी तक जिसको किसी ने अभी तक एड्रेस ही नहीं किया हुआ है। ऑलराइट, सेशन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं बच्चा, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब बात करते हैं क्या क्या रोल्स होते हैं हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप के। सबसे पहले होता है हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जैसे आप लोग को पता है, एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस खुद इन्वेंट करते हैं, चलाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जब हम लोग अपने बिजनेस की बात करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बच्चों यहाँ पर बात करते हैं, तो एज ए बिजनेसमैन मैं पहले यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क लूंगी। फिर धीरे धीरे मेरा बिजनेस एक्सपांड होगा। जब मेरा बिजनेस यहाँ पर एक्सपांड होगा तो काफी सारे इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, अपने फंड को मेरे बिजनेस पर लगाएंगे, और इन रिटर्न वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे हमें काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हमारा मनी एक सर्कुलेशन में जाता है और हमारे पास एक इकोनॉमिक ग्रोथ जनरेट हो रही होती है। अब जब अगर मैं बोलूं कि एक एंटरप्रेन्योर ने एक बिजनेस लगाया है, अब उसका बिजनेस जब एक्सपांड होगा तो उसको एक टीम चाहिए होगी काम करने के लिए, उसको और सारे पीपल्स चाहिए काम करने के लिए, पीपल चाहिए। तो जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो बहुत सारे लोग, ठीक है, अब नए नए लोग हायर होना स्टार्ट होंगे, और वो नए लोग हायर होना स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी पॉसिबल सोशल डेवलपमेंट, दैट इज क्रिएटिंग ऑफ अ जॉब। यहाँ पर जॉब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट पर्टिकुलर चीज पर बात करती हूँ, इससे हमारे पास इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, कैसे होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि बहुत सारी चीजें अगर हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में, सोसाइटी में, तो हम एक कंफर्टेबल लाइफ बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक विलेज है जहां पर यार क्वालिटी सोप नहीं था, तो वहां पर बहुत जल्दी लोग बीमार पड़ रहे थे। फिर क्या हुआ, एक एंटरप्रेन्योर ने वहां पर एक आइडिया लाए और एंटी बैक्टीरियल सोप लाए, जिससे कि उस पर्टिकुलर सिटी में यहाँ पर अब विलेजर्स उस पर्टिकुलर सोप को यूज कर रहे हैं, और जहां पर अब वो स्टे हेल्दी है। ऑलराइट, नेक्स्ट पर्टिकुलर चीज के ऊपर बात करते हैं, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज करके अपना प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल हो गए, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करते हैं और ऑप्टिमल तरीके से करते हैं कि जिससे कि उनका प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कॉस्टिंग बहुत कम हो, और जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर सके।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं, दैट इज लोअर प्राइसेस इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव रूल्स। ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। बच्चों अब हमारे पास जैसे एक एंटरप्रेन्योर ने सेम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन्वेंट किया। अब बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो कि सेम लाइन में यहाँ पर चीजों को इन्वेंट कर रहे होंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल्स ले तो यहाँ पर जियो, वीआई, एयरटेल है, तो बहुत सारी कंपनीज हमें डेटा पैक्स देती है। जब मल्टीपल एंटरप्रेन्योर सेम चीजें करने लग जाते हैं, तो जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है उसकी प्राइस हमारे पास काफी ज्यादा यहाँ पर कम हो जाती है कंपटीशन की वजह से, और हम लोगों को, कस्टमर्स को, उसकी प्राइस बहुत कम मिलने लग जाती है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। क्या क्या क्वालिटीज मेरे पास यहाँ पर हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। वो स्टोरी हमारे पास यहाँ पर होगी सुषमा की। सुषमा एक दो बच्चों की माँ होती है। सुषमा देखती है कि जब दूसरे लोगों के घर जाके देखती है कि यार इनके बच्चे तो काफी प्लास्टिक के टॉय से या फिर मोबाइल लेकर ये लोग खेलते रहते हैं, तो उसे बहुत बुरा फील होता है। और वो सोचती है कि मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ बहुत अच्छा इन्वेंट करूंगी, कुछ ऐसे मैं प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, ऐसे टॉयज बनाती हूँ जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो, और साथ ही साथ मेरे बच्चों का इससे ब्रेन डेवलपमेंट काफी अच्छा होना चाहिए। तो सुषमा ने अब यहाँ पर एक स्टेप लिया। सुषमा ने सोचा कि वो वुडन टॉयज बनाना स्टार्ट करेगी। जैसे ही उसने वुडन टॉयज बनाना स्टार्ट किया, उसने फोटोज लिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर करे, तो काफी अच्छी सेल सुषमा को मिली और प्रोडक्ट्स उसके सेल आउट होने स्टार्ट हो गए। अब ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी था, बट एक दिन क्या होता है, सुषमा के पास एक कॉल आता है उसके फ्रेंड का, और कंप्लेन रजिस्टर्ड होती है कि मतलब जो आपने टॉय दिया था उससे मेरे बच्चे को हार्म हो गया। कैसे हार्म हो गया? उसकी शार्प एजेस की वजह से उसके बच्चे को यहाँ पर कोई चोट लग गई होगी। अब सुषमा सोचती है कि नेक्स्ट टाइम से जो भी मुझे टॉय बनाना है वो मैं सॉफ्ट एजेस की वजह से बनाऊंगी, ठीक है, उसमें कोई शार्प एजेस नहीं होगी। बट अब यहाँ पर ये सुषमा को ये डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है कि उसके जो भी टॉयज थे वो सेल आउट होने बंद हो चुके हैं, बहुत कम सेल हो गई। सुषमा थोड़ी परेशान होती है, बट गिव अप नहीं करती है। सुषमा सोचती है, उसने ट्राई आउट की बहुत सारी मल्टीपल चीजें, और उसको पता चला, एनालाइज किया कि जो मल्टीपल लोग होते हैं, जो बहुत सारे लोग होते हैं, वो एक पर्टिकुलरली कोई एस्टेब्लिश्ड शॉप से प्रोडक्ट्स लेना और टॉयज लेना परचेज करते हैं। तो उसने मल्टीपल यहाँ पर शॉप से जाकर क्या करा, अपनी पार्टनरशिप करी, ठीक है। उसने अपने टॉयज वहां पर शॉप्स पर रखवाए, और शॉप के थ्रू उसके टॉयज यहाँ पर सेल आउट होने स्टार्ट हो गए थे। और साथ ही साथ सुषमा ने एक वेबसाइट भी बनाई, जिस वेबसाइट पर वहां पर टॉयज, वहां पर वो वुडन टॉयज यहाँ पर रखे। अब कुछ 2 साल मेहनत करने के बाद सुषमा ये देखती है कि उसके टॉयज काफी अच्छे तरीके से कस्टमर्स में बहुत बहुत प्यार मिलाए, और साथ ही साथ इंडिया में ही नहीं, बाकी दूसरी कंट्रीज में भी सुषमा के टॉयज यहाँ पर सेल आउट होने स्टार्ट हो गए। तो इससे बच्चों हमने क्या समझा कि क्या क्या क्वालिटीज होती है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की। सबसे पहले पेशेंस। सुषमा ने भी ये सोचा कि ऐसा नहीं कि अगर मैंने कोई बिजनेस डाला है तो आज के आज वो बिजनेस मेरा चल देगा। यू शुड बी पेशेंट बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबल एक्टिविटी होती है हमारे पास, दैट इज पॉजिटिविटी। सुषमा को जब यहाँ पर फीडबैक मिला था उसके फ्रेंड से कि यार आपकी टॉय की वजह से मेरे बच्चे को हार्म पहुंचा, तो सुषमा भी पॉजिटिव रही, उसने गिव अप नहीं किया, उसने बोला कि ठीक है, मैं अब इस फीडबैक के अकॉर्डिंगली काम करूंगी। थर्ड चीज, हार्ड वर्किंग। सुषमा भी बहुत हार्ड वर्किंग थी। जब उसके टॉयज नहीं सेल आउट हो रहे थे तो उसने हिट एंड ट्रायल बहुत सारी चीजें ट्राई आउट की, उसने पर्टिकुलर शॉप वालों से जाके बात की, और फिर उसके टॉयज बिकने लगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस। जब भी हम अगर एक एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो कॉन्फिडेंटली बात करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने गुड्स के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में। जब सुषमा ने सोचा कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शॉपकीपर से जाके उसने बात की थी, और उसने सोचा था कि मैं यार इनसे पार्टनरशिप करती हूँ, तो उसने बहुत कॉन्फिडेंटली अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया था और बात की। साथ ही साथ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ओपन टू ट्रायल एंड एरर, ठीक है। जब हमारे पास कोई एंटरप्रेन्योर होता है वो बहुत सारी हिट एंड ट्रायल मेथड करके देखता है। जैसे सुषमा ने सोचा मैं वेबसाइट भी बना लेती हूँ और बहुत सारे जिनकी स्टेब्लिश शॉप है उनसे जाकर भी यहाँ पर बात करती हूँ। तो नए नए आइडियाज उसने ट्राई किए कि क्या कर सकती हूँ मैं अपने प्रोडक्ट को और अच्छे से सेल आउट करने के लिए। एंड द लास्ट थिंग कि हमारे पास जितने एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो काफी क्रिएटिव होते हैं और इनोवेटिव होते हैं, वो न्यू न्यू आइडियाज पर वर्कआउट करते रहते हैं। बच्चा हमारे पास यहाँ पर अब ये देखते हैं कि मैम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है एंटरप्रेन्योर की। डेफिनेटली। सबसे पहले जो एक एंटरप्रेन्योर होगा बच्चा, वो हमारे पास रिस्क लेने से कभी भी नहीं डरेगा, ठीक है। वो हार्डवर्क में काफी ज्यादा बिलीव करता है, डिसिप्लिन होता है अपने काम को लेकर, और साथ ही साथ वो ऐसी चीजों को यहाँ पर मतलब इन्वेंट करना चाहता है कि जिस चीज पर अभी तक किसी ने काम ना किया हो। जैसे मैंने ब्लिंकिट और ज़ेप्टो का एग्जांपल दिया। अगर आपके दिमाग में कोई एक नया आइडिया है कि मैम इससे हमारी सोसाइटी की नीड्स और अच्छे से फुलफिल हो सकती है, मेरे मैं ऐसा कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो आप भी एक एंटरप्रेन्योर जरूर बन सकते हैं बच्चों। साथ ही साथ हमें ये देखना होता है कि क्या क्या हमारी सोसाइटी में कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल है, क्या क्या चीजें हमारे पास हैं, क्या मार्केट में किस चीज की डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से तो हमारा इनोवेशन होता है। साथ ही साथ जो भी हमारे पास एंटरप्रेन्योर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उसे फाइनेंशियल लिटरेसी और साथ ही साथ थोड़ी मनी मैनेजमेंट स्किल्स काफी अच्छे तरीके से आनी चाहिए।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर अगर हम लोग बात करते हैं तो वो होता है इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। जो भी इंटरप्रेन्योर होता है वो सबसे पहले जो भी नया आइडिया उसके दिमाग में है उसकी प्लानिंग करते हैं और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। ओके, द वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वेज एम्प्लॉयमेंट। अब बच्चों वेज एम्प्लॉयमेंट पर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। पहला हमारे पास होता है एम्प्लॉयर और दूसरा मेरे पास होता है एक एम्प्लॉय। तब जो एम्प्लॉयर होता है वो एक यहाँ पर जॉब प्रोवाइड करता है हमारे एम्प्लॉय को, ठीक है। अब जो एम्प्लॉयर होता है उसके अंडर में हमारे पास एम्प्लॉय काम कर रहा होता है। तो जो भी मेरे पास एम्प्लॉयर होता है ना, ठीक है, अब देखो जो एम्प्लॉय होता है उसको जितनी भी टास्क यहाँ पर मिले हुए हैं उसके एम्प्लॉयर से वो उस टास्क के ऊपर काम करता है। उसको कोई रिस्क की कोई जरूरत ही नहीं है। उसकी जो एक फिक्स्ड सैलरी होगी वो सैलरी तो उसे मिलती ही मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर उसने कोई रिस्क की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मैम क्या वेज एम्प्लॉयमेंट हमारे पास अलग होता है एंटरप्रेन्योरशिप से? सोचो सोचो सोचो, बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल अलग होता है बच्चा। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो सबसे पहले रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसमें होती है। साथ ही साथ हमारे पास वो प्रॉब्लम्स भी खुद देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे उन प्रॉब्लम के साथ डील करके कोई सॉल्यूशन निकालना है वो भी वो खुद ही वर्कआउट करते हैं। साथ ही साथ ये रिस्क लेते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और कैसे एक प्लान बनाना है, कैसे वो प्लान मेरे पास एग्जीक्यूट हो रहा होगा, सारी चीजों के ऊपर खुद ही एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर बिल्डअप करते हैं। बट अगर मैं बीच एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो उन्हें जो काम असाइन हुआ है एम्प्लॉयर से वो काम करेंगे, अपनी सैलरी लेंगे और खत्म, टाटा बाय बाय कर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं कि मेरे पास क्या क्या बच्चों बेनिफिट्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार मेरा इंटरेस्ट किस में है। देखो इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं कि आपका जो भी इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए आप चीजों को स्टार्ट कर सकते हो अपनी हॉबीज स्किल्स को देखते हुए, ठीक है। साथ ही साथ आप अपने लिए काम करते हैं, आप किसी और के अंडर में काम नहीं कर रहे, ठीक है। आप अपने लिए खुद के लिए काम करते हैं। जब आप खुद के लिए काम करते हैं तो यू डिसाइड कि किस टाइप का काम आपको अच्छा लगता है। साथ ही साथ जो आपका प्रॉफिट होगा वो किसी से बांटने की जरूरत नहीं है, वो प्रॉफिट आपका खुद का होगा। पर यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप में होना चाहिए। जितना ज्यादा अगर आप रिस्क ले सकते हो उतना ज्यादा हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट हो रहा होता है। समटाइम्स हम कैलकुलेटेड रिस्क की बात करते हैं क्योंकि हो सकता है ना कि जो हमारे पास एंटरप्रेन्योर बने उसका जरूरी नहीं कि हर बार प्रॉफिट प्रॉफिट ही हो सकता है बहुत सी बार उसका लॉस भी हो जाए, ठीक है। ओके, सेशन नंबर 5 पर चलते हैं कि कितने टाइप के हमारे पास बिजनेस एक्टिविटीज होती है। सबसे पहला मेरे पास होता है दैट इज प्रोडक्ट बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। वो प्रोडक्ट मेरे पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है जैसे मेरे क्लोथ्स फर्नीचर्स को सेल आउट करना हो, ठीक है। या फिर हमारे पास वो प्रोडक्ट डिजिटली भी हो सकता है जैसे ई बुक्स हो गया या कोई सॉफ्टवेयर अगर आप चेक करना चाहे सेल आउट तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सर्विस बिजनेस कैसे होते हैं। यहाँ पर आप एक सर्विस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पीपल की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हम उनको पर्टिकुलरली एक स्किल सिखाएंगे जिनमें उनकी एक्सपर्टीज होगी और वो सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। जैसे आप लोग बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में जाते होंगे या फिर आप पीडब्ल्यू से यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक्सपर्टीज है तभी तो हम आपको इस तरीके के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास सर्विस बिजनेस हो गए। एंड द लास्ट वन अगर हम हाइब्रिड बिजनेस की बात करें तो हाइब्रिड बिजनेस में हम दोनों चीजें प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर पीडब्ल्यू हाइब्रिड बिजनेस भी प्रोवाइड करता है। कैसे? क्योंकि आपको ई मॉड्यूल्स मिलते हैं, मॉड्यूल्स मिलते हैं और सारी चीजें यहाँ पर मिल रही होती है, बुक्स वगैरह। साथ ही साथ उस बुक्स को और सिलेबस को डील करने के लिए आपके पास उनके एजुकेटर्स भी हैं। तो हाइब्रिड बिजनेस में सेम चीज होती है, यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स की भी से साथ डील करते हैं और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर आप कोई स्पोर्ट सीखने गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको फिजिकल नीड्स मतलब आपको खेलने के लिए जैसे क्रिकेट सीखने आए हो तो क्रिकेट के लिए सारे इक्विपमेंट्स भी देंगे और साथ ही साथ क्रिकेट कैसे खेला जाता है उसकी ट्रेनिंग भी हम लोग सर्विस यहाँ पर आप लोग को दे रहे होते हैं। ऑलराइट, सेशन नंबर 6 में हम लोग को ये पढ़ना है कि कैसे एक प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड कंपनी कैसे अलग होती है। अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास किसी हम प्रोडक्ट को टच कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फोन की बात करूँ, इस फोन को मैं टच कर सकती हूँ, कस्टमर उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको पे करेगा और बस चीजें हो गई। बट यहाँ पर सर्विस को आप टच नहीं कर सकते। कस्टमर के कहने पर आपके पास कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। साथ ही साथ प्रोडक्ट किसी भी चीज से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और हम उस प्रोडक्ट को अपने शॉप में या फिर वेयर हाउस में बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं वहीं सर्विस बिजनेस की तो सर्विस में हमारे पास क्या होता है जैसे कटिंग ऑफ अ हेयर, ठीक है। ये सब चीजें हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, बताइए, ये तो सर्विस है। जब हमारे पास कस्टमर हमें बोल रहा होगा, ठीक है, तब हम उस सर्विस को यहाँ पर पे करेंगे। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आप कहीं भी बना सकते हो, चाहे आप अपने घर पे प्रोडक्ट्स बनाना चाहो, फैक्ट्री में बनाना चाहो, वहां पर प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। और प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, बनाने के बाद डिफरेंट शॉपकीपर्स को दे सकते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को मेरे पास यहाँ पर सेल आउट करे। बट अगर मैं सर्विस बिजनेस की बात करती हूँ तो यहाँ पर सर्विस कैन नॉट बी मेड और ट्रांसपोर्टेड। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं कुछ बना दूं या फिर कुछ भेज दूं, ऐसा नहीं होता है। ये कस्टमर्स को दी जाती है एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, जब उनकी आस्क होता है तब।
नेक्स्ट, सेम क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तो द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट विल बी द सेम एवरी टाइम, यहाँ पर सेम होता है, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई क्वालिटी क्वांटिटी का तो मतलब ही नहीं होता है, ये सब कुछ डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट, सर्विस एंड हाइब्रिड बिजनेस में, तो हमारे पास इन दोनों में यहाँ पर एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कुछ चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, और एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग का आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा जब हम लोग स्टॉक मार्केट वगैरह की बातें करते हैं, इज इट? यस, करेक्ट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बच्चों हम बात करते हैं तो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप खुद बनाते हैं, ठीक है, वो खुद मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं हम फैक्ट्रीज में, ठीक है, वर्कशॉप में, और वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे पास अपनी फैक्ट्रीज पर बनते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, वहां पर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, एक फैक्ट्री होनी चाहिए ना, ठीक है, जहां पर वो प्रोडक्ट्स को बनाया जा सके। नहीं होगा तो कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, ठीक है, ऑलराइट। अगर मैं ट्रेडिंग बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस में ऐसी कोई चीजें नहीं होती। ट्रेडिंग बिजनेस में बस आप लोगों को प्रोडक्ट्स लेना होता है एंड सोल्ड आउट करना होता है, ठीक है, सोल्ड करना होता है विदाउट मेकिंग देम योरसेल्फ, ठीक है। आपको बनाने की झंझट नहीं है, आपने फैक्ट्री से प्रोडक्ट लिए और बस आप लोग को उसको सोल्ड आउट करना है। जैसे मान लो कि एक शॉप है, एक फैक्ट्री है जो कि शूज बनाता है, तो मुझे क्या करना है, मुझे बस उसको बाय करना है, शूज को मैंने बल्क क्वांटिटी में यहाँ पर बाय कर लिया है और मैं अपने कस्टमर्स को उसको आप सेल आउट कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आप छोटी सी कोई शॉप है, उस शॉप में भी आप सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। छोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए एज कम्पेयर टू आपके पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का। इस वाले बिजनेस में हमें काफी बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, पर ट्रेडिंग बिजनेस में एज कम्पेयर यहाँ पर छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट में चीजें यहाँ पर हो जाती है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट सेशन पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में पहले आइडिया आना चाहिए कि मैं किस पर्टिकुलर चीज पर बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि आप पर्टिकुलर बहुत अच्छा कुकिंग कर लेते हैं, आप डोसा बनाना चाह रहे हैं, तो पहले आपके दिमाग में एग्जाम्पल आना चाहिए, क्या क्या चीज है, द नीड यू सी इन द मार्केट, मार्केट में क्या नीड है उस पर्टिकुलर चीज पर मुझे वर्कआउट करना चाहिए, ऑलराइट। फिर जैसे ही हमने सोच लिया, मेरे पास आइडिया हो गया, यू कैन स्टार्ट ऑन अ स्मॉल स्केल। हम पहले दिन से बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाएंगे, छोटे स्केल से स्टार्ट करो चीजें, ठीक है। बेसिक मटेरियल लाओ, उसको स्टार्टअप करना स्टार्ट करो। देन अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड, ठीक है। एक बार आपने चीजों को सेल आउट करना स्टार्ट किया, देन अब आपको ये समझना होगा कि आपका कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है आपसे, व्हाट योर कस्टमर डज नॉट लाइक ड्यूरिंग दिस स्टेज, आपको सारी चीजें समझना होगा। एक बार आपने फीडबैक को बहुत अच्छे तरीके से सीरियसली लिया, देन आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपने फीडबैक जो भी आए उससे आप इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूविंग प्रोडक्ट सर्विस, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप सोचना स्टार्ट करेंगे कि हमारे कस्टमर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। जो चीजें नहीं पसंद है उस चीज को हम इम्प्रूव करेंगे। जैसे सुषमा ने सोचा था कि शार्प एजेस की वजह से मेरे कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं मेरे पास, ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, आप सॉफ्ट एजेस की प्रोडक्ट्स को बनाना स्टार्ट करूंगी। सो बच्चों, जाने से पहले सवाल ऑफ द डे, सोचो अगर मैंने आपको पूरे 10,000 रुपए दिए एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो कौन सा ऐसा आइडिया है जो कि आप स्टार्ट करेंगे? सो कमेंट डाउन बिलो एंड जो सबसे प्यारा कमेंट होगा उसको मैं हार्ट दे रही होंगी। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैंने एक शॉर्ट्स की सीरीज स्टार्ट की जिसमें मैं ईच एंड एवरी चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। सो कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं? सो कमेंट डाउन बिलो और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ। बाय बच्चों, लव यू ऑल।